हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हमारा ये नई शुरुआत है। खुशखबरी है ना, कि बिहार पुलिस जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है पेड बैच वाली कलर से, मैं उसको आपको यूट्यूब पर फ्री करने वाला हूँ। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल से बने रहिए। आपको टोटल मटेरियल हम उपलब्ध कराएंगे जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा बिहार पुलिस बैच का चलाया जा रहा है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 है, ठीक है। उसका पीडीएफ भी आपको सुसज्जित तरीके से मिलते जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल जीके जीएस डिस्कशन पर। तो इनका जो क्वेश्चन है सर का बहुत ही अच्छा रहता है, बिल्कुल एग्जाम बेसिस क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग इधर उधर के चक्कर में ना रहिए, ठीक है। अगर इनका आप बैच नहीं ले सकते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ करके रहिए, आपको टोटल मटेरियल हम उपलब्ध करवाएंगे। और यहाँ तक यही नहीं, बाकी और सभी सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी बिहार पुलिस का जो कंटेंट तैयार हुआ है सभी सब्जेक्ट का, मैं उसको भी आपको यूट्यूब पर पढ़ा करके उसका पीडीएफ आपको दिलाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारा मनोबल बरकरार रहे। उसी को देखते हुए हम प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। पहले मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और एक अनुरोध है आप सभी से कि कॉपी और पेन नोट डाउन करने के लिए आप लेकर के बैठें, ताकि हम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करावें या फिर बोलें आप उसे नोट करिए, ठीक है। मन में ये नहीं रखना है ना, कि हम बड़े चैनल से नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम ठीक से नहीं बता पाएंगे, ऐसा मन में नहीं रखना है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में भी आवे और पूरी कंटेंट भी मिले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? देवता सोम का। तो सबसे पहले यहाँ वेद की बात आई। तो वेद जो है प्राचीन भारत की हमारी सबसे पुरानी जो है वेद ही है। अगर वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको 4 तरह से बांटा गया है। कितनी तरह से? 4 तरह से बांटा गया है। अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन जैसे देवता सोम का उल्लेख किस वेद में किया गया है, ये पूछा गया है। तो ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेदों में से एक है। कौन? ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो इसमें 10 गो मंडल है। कई गो मंडल है? 10 गो मंडल है। 1028 गो सूक्त है और ऋचाएं भी है ना। ऋचाएं कितना है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ऋग्वेद की अगर बात आई तो सबसे पुराना हो गया ऋग्वेद। इसमें मंडल की संख्या कितनी है? 10 मंडल है। सूक्त कई गो है? 1028 सूक्त है। तो उसी 10 मंडल में से पूछा है कि देवता सोम का उल्लेख किस में किया गया है? तो देवता सोम के उल्लेख अगर बात करें तो 9वें मंडल में। किस में किया गया है? 9वें मंडल में। अब ऑप्शन नंबर ए में किया गया है तीसरे मंडल में, है ना। तो तीसरे मंडल में क्या है जी? तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का नाम सुने होंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि गायत्री मंत्र जो है किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से, क्योंकि ऋग्वेद के कईवें मंडल से संबंधित है, तो तीसरे मंडल से, है ना। तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा किया गया है। और इस गायत्री मंत्र के जो लेखक है महर्षि विश्वामित्र हैं। कौन है? महर्षि विश्वामित्र। तो जितने भी पॉइंट हम बोल रहे हैं आप लोग नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नोट करने से आपको ज्यादा से ज्यादा याद होने वाली है। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है 8वें मंडल। तो 8वें मंडल की चर्चा क्या है कर देते हैं। कह रहा 8वें मंडल में, है ना, ऋग्वेद के जो पढ़ने मतलब ऋचाएं हैं उसको क्या कहते हैं? खिल कहलाता है। क्या कहलाता है? खिल। तो ये जो खिल कहलाता है ये वर्णन किया गया है 8वें मंडल में। किसमें किया गया है? 8वें मंडल में। और 9वें मंडल में तो आपको पता ही है, अभी बताएं कि सोम का उल्लेख किया गया है, सोम देवता का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल अगर देखा जाए, 10वें मंडल में तो चतुष्वर्ण समाज, है ना। प्राचीन भारत में जो हमारे समाज को चतुष्वर्ण मतलब 4 वर्गों में बांटा गया था, है ना, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, है ना, इस तरह से 4 वर्णों में जो बांटा गया था। तो इसका जो वर्णन मिलता है 10वें मंडल में।
क्वेश्चन पूछता है कि शूद्र का उल्लेख सबसे पहले किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में। किस में मिलता है, 10वें मंडल में। किस में मिलता है, 10वें मंडल में। तो इस तरह से चारों ऑप्शन का मैंने ऑपरेशन कर दिया। आप लोग अगर इच्छुक है तो नोट कीजिए, हाँ, और अगर वर्दी पहनना है तो नोट करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैंने जितना बोला है सब ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो तीर्थंकर की अगर बात करें तो टोटल तीर्थंकर क्या हुआ, 24 गो हुआ। टोटल तीर्थंकर का हुआ 24 गो हुआ। उसमें से 24वां कौन थे? तब महावीर स्वामी जी थे, और अंतिम भी थे वही 24वां। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक थे, ठीक है। तो टोटल कितना है, 24 है। तो कर 23वें तीर्थंकर की अगर बात करें तो पार्श्वनाथ है। कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। अगर इनका पूछता है कभी कभी कि पार्श्वनाथ का संबंध किस प्रांत से है, तो काशी से, है ना। कहां से है? काशी से। अब काशी कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है ना। तो काशी के थे, अशोकसेन का एक पुत्र थे, है ना। इनका नाम जो पार्श्वनाथ है, एक इनका पुत्र थे, तो अशोकसेन का पुत्र थे, है ना। तो 24वां में अगर प्रथम पूछे कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, तो प्रथम कौन थे, तो ऋषभ देव थे। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। और ऋषभ देव जो है, और दूसरे की अगर बात करें तो अरिस्टिनेमी। प्रथम ऋषभ देव, द्वितीय अरिस्टिनेमी थे, है ना। और 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। तब पीछे से 2 गो और आगे से 4 गो, ये 2 गो याद रखिएगा। पहला कौन था? ऋषभ देव। दूसरा था कौन? तो आपको अरिस्टिनेमी। और 23 में कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24 में कौन है? तो महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? कह रहा है अशोक। अशोक की अगर बात करें तो अशोक जो है मौर्य वंश के शासक था। कौन वंश के? मौर्य वंश के। सबसे पहले मौर्य वंश में अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, मौर्य वंश के जो संस्थापक कहलाते हैं, है ना। चाणक्य की सहायता से, विष्णुगुप्त या कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है धनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था। उसके बाद आए थे बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा बना अशोक, और अशोक ने जो है कलिंग युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में। उसी के बाद जो है इसने क्या किया, युद्ध को लड़ना छोड़ दिया और अंतोगत्वा जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो कह रहे निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? अशोक की अगर बात करें तो अशोक मुख्य रूप से अभिलेख के रूप में जाना जाता है। अभिलेख जारी करता था। सबसे पहला शासक यही था पश्चिम भारत में जो अभिलेख को जारी करता था। तो जो अभिलेख जारी करता था उसमें इनका नाम जो है प्रियदर्शनी भी रहता था, देवनाम प्रियदर्शनी भी रहता था, किसी में अशोक भी रहता था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक का नाम अशोक मिलता है किस अभिलेख में? किस अभिलेख में? तो तीनों अभिलेख में, मास्की में, गुर्जरा में और उडे गुलाम में, इस सभी में, है ना, अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी अन्य सभी अभिलेख की अगर बात करें तो उसमें जो है अलग अलग नामों से उनको जो है संबोधित किया गया है, लेकिन अशोक का नाम अशोक जो है गुर्जरा, मास्की और उडे गुलाम में मिलता है। अब बात आ गई कि मास्की पड़ता कहाँ है, तो कर्नाटक में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। उडे गुलाम की अगर बात करें तो ये भी कर्नाटक में है। गुर्जरा की बात करें तो ये भी एमपी में है। कहाँ है? एमपी में है, ठीक है। और एक और अभिलेख है भाबरू, है ना, भाबरू। तो भाबरू कहाँ है? राजस्थान में। भाबरू राजस्थान में है, जिसमें इनका नाम अशोक ही मिलता है। तो ऐसे ऐसे, है ना, 1 2 3 1 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, कर महमूद गजनवी का सबसे प्रचर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1025 में। अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। महमूद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ आक्रमण था, क्योंकि इसी सोमनाथ आक्रमण पर इतना लगभग 50,000 व्यक्तियों का जो है कत्ल करके इतना धन लूटा था, इतना धन लूटा था कि अमीर हो गया था, है ना। महमूद गजनवी की अगर बात करें तो 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक, 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था। कई बार आक्रमण किया था? 17 बार। तो क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? तो 17 बार मार के आइएगा। कितना से कितना? पहला आक्रमण 1000 और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध,
ये जाटों के विरुद्ध क्यों किया था? क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर जो धन लूटा गया था, जब वापस जा रहा था अपने प्रांत में, तब जो है जाटों ने इसको जो क्या किया था, परेशान किया था। तब अंतिम आक्रमण जो है लौट करके आता है और जाटों के विरुद्ध करता है 1027 में। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि अंतिम आक्रमण महमूद गजनबी किसके विरुद्ध किया था? तो जाटों के विरुद्ध। अगर बात किया जाए सोमनाथ मंदिर की, तो सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण कर रहे थे तो उस समय वहां के राजा कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। कौन थे? भीमदेव प्रथम थे। भीमदेव प्रथम थे। और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये 16वां आक्रमण था और जाटों के विरुद्ध जो था वो 17वां आक्रमण था। ठीक है, आगे चलते हैं। करा हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? करा हुमायूं ने 4 युद्ध लड़ा तो उसका सही क्रम पूछ रहा है कि सही क्रम उसका क्या है। तो सही क्रम की अगर बात किया जाए तो ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। देवरा का युद्ध, देवरा के युद्ध की अगर बात करें तो 1531 में हुआ था। चौसा की युद्ध की बात करें तो 1539 में हुआ था। बिलग्राम की युद्ध की बात करें तो 1540 में हुआ था। सरहिंद की युद्ध की बात करें तो 1555 में हुआ था, है ना। तो ये सभी युद्ध जो है ना, शेरशाह के बीच में हुआ था, किसके, सॉरी, हुमायूं के बीच में हुआ था, है ना। जिसमें चौसा और बेलग्राम ये तो कंफर्म है कि किसके के बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में। और सरहिंद का युद्ध भी हुमायूं के बीच में ही हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्रम जो हो जाएगा 1531 में देवरा, चौसा 1539, बेलग्राम 40 और सरहिंद 1555। इसी सरहिंद के युद्ध में हुमायूं फिर क्या होता है? बैक होता है ना, कम टू बैक इंडिया। अगला क्वेश्चन। और उसके बाद जो है सीढ़ी से लोहर कर क्या हो जाता है? गिर जाता है 1556 में। तो इसी में लेनपुल ने कहा है ना, कि शायद याद नहीं आ रहा है ना, कि लोगड़ाते लोगड़ाते कुछ ऐसे कथन को वक्तत्व किया है। अगला क्वेश्चन। राजस्व के निम्न में दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? राजस्व के, राजस्व मतलब टैक्स, है ना। तो राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत, मतलब विचारों में से कौन सा ऐसा व्यवस्था था जिसमें सरकार और किसान के बीच, मतलब ब्रिटिश सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया नहीं था, कि मतलब किसान से ई लिया फिर ई जो है उसको दिया, ऐसा नहीं था। डायरेक्ट किसान अपना जो है ब्रिटिश सरकार से संपर्क था। तो ऐसा किस व्यवस्था में था ये पूछा जा रहा है। तो ये था आपको महालवाड़ी में। किसमें था? महालवाड़ी व्यवस्था में। सॉरी, महालवाड़ी में नहीं था, ये था रैयतवाड़ी में। किसमें था? रैयतवाड़ी में। किसमें था? रैयतवाड़ी में। रैयतवाड़ी की अगर बात करें तो ये जो किसान जो उपजाता था वो सीधा टैक्स कलेक्ट करके देता था, किसको? सरकार को। इसमें कोई जो है मुखिया, सरपंच या फिर, है ना, जमींदार बीच में नहीं होता था। किसमें? रैयतवाड़ी में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगर महालवाड़ी की बात करें, महालवाड़ी की अगर बात करें तो महालवाड़ी जो व्यवस्था थी उसमें क्या करता था? जो गांव का मुखिया होता था उस गांव के जितने भी उपज होता था मुखिया जमा करता था और मुखिया जो है सरकार को जाकर के देता था। ठीक है, तो इस तरह से ज्यादा जो है घोटालाबाजी होता था, कुछ मुखिया भी मार लेता था। ठीक है, और महालवाड़ी की अगर बात करी जाए तो महालवाड़ी के जो निदेशक थे हॉल्ट मैकेंजी थे। कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। महालवाड़ी व्यवस्था के जो है ना प्रतिपादक थे हॉल्ट मैकेंजी थे। और ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है उत्तर भारत में ज्यादातर प्रसारित था, है ना। कौन से भारत में? उत्तर भारत में। जैसे दिल्ली में, पंजाब में, है ना, ये सब उत्तर भारत के क्षेत्र है। तो ये सब ज्यादा क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू थी। लगभग 30% क्षेत्रों में महालवाड़ी पर, कितने परसेंट में? 30%। और भी उत्तरी भारत में। किस भारत में? उत्तरी भारत में। और महालवाड़ी के जो निर्देशन थे कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी। अस्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें, अस्थायी बंदोबस्त की, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है 1793 में ईस्वी में आया था। 1793 में इसमें, और किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हॉल्ट मैकेंजी, सॉरी, अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त को किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अस्थायी बंदोबस्त में क्या होता था कि इसमें जमींदार कलेक्ट करता था टैक्स। कौन करता था? जमींदार। और जमींदार टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देता था। तो कहीं ना कहीं बीच में आ गया बिचौलिया की तरह, है ना। जिस तरह से महालवाड़ी में भी मुखिया था उसी तरह से अस्थायी बंदोबस्त में भी क्या है? जमींदारी है।
है ना। लेकिन रैयतवाड़ी में ऐसा कुछ नहीं था, रैयतवाड़ी सीधा किसान किसको देता था, तो सरकार को। तो अंतर समझ में आ गया होगा किसमें कौन थे। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी की अगर बात करें तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रतिपादित किए थे वो किसने किया था, थॉमस मुनरो ने। किसने किया था, थॉमस मुनरो। और ये सबसे ज्यादा भारत में प्रसिद्ध था, मतलब लगभग 51% जो है भारत के क्षेत्रों में ये विस्तारित था ये व्यवस्था। कौन, रैयतवाड़ी, जो कि किसान सीधा जाकर के सरकार को देता था टैक्स, राजस्व। अगला क्वेश्चन, कर निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर पर चाकू मार हत्या कर दिया था। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए पहले, है ना। ज्यादा पढ़ने से जरूरत नहीं है, लेकिन जितना पढ़िए उतना याद रखिए, हमारा यही सिद्धांत है। कर निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को, किस गवर्नर जनरल या वायसराय को अफगान शेर अली अफरीदी ने, ये नाम है ना, अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के हत्या कर दिया था, है ना। पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार करके क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल है, इसका नाम बताना है। तो कोई और नहीं, लॉर्ड मेयो है, लॉर्ड मेयो है। लॉर्ड मेयो के इतिहास के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, जैसे कि लॉर्ड मेयो का कार्यकाल की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड मेयो का कार्यकाल जो है 1869 से लेकर 1872 तक चला है। 1869 से लेकर के 1872 में चला था। इसी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना भी हुआ था 1872 में। क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार जनगणना किस गवर्नर जनरल के राज्यकाल में हुआ था, तो ये लॉर्ड मेयो के काल में। ये लॉर्ड मेयो जब जेल का निरीक्षण करने गए थे पोर्ट ब्लेयर में, तो उसी समय अफगान शेर अली अफरीदी ने उसे क्या किया था, धोखे से चाकू मार करके हत्या कर दिया था। तो ये एकमात्र गवर्नर जनरल ऐसा बन गया जो कि, है ना, गवर्नर के राज्यकाल में ही इनको मार दिया गया था चाकू घोंप करके। किसके द्वारा, तो अफगान शेर अली अफरीदी के द्वारा, अफगान शेर अली अफरीदी के द्वारा। लॉर्ड मेयो की अगर बात किया जाए तो लॉर्ड मेयो कॉलेज की स्थापना भी किए थे इन्होंने। मेयो कॉलेज की स्थापना जो कि राजस्थान में है। मेयो कॉलेज कहाँ है, राजस्थान में है। जनगणना सबसे पहले हुआ था इनके शासनकाल में 1872 में, है ना। तो ये सब मेयो के जो है उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो क्लास कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है, शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था, है ना। 1857 का विद्रोह से तो बाकी भैये हैं, है ना। क्यों हुआ था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए जो है ये 1857 के विद्रोह का एक कारण में से एक है ना। तो कह रहे कि 1857 की क्रांति से संबंधित किस इतिहासकार मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह है, मतलब 57 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है आपको डिजरायली। किसका है, डिजरायली का। किसका है जी, डिजरायली का। 1857 का विद्रोह जो है क्या है, तो एक राष्ट्रीय विद्रोह है, नेशनल विद्रोह है। तो किसका कथन है, डिजरायली का, डिजरायली का। अगला क्वेश्चन, अगला है 9 नंबर में कि महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था। तो देखिए हमारे भारत को आजादी दिलाने में एक पत्रिका का भी जो है अहम योगदान है। अलग अलग पत्रिका जो है हमारे देश की जनता को जो है जब पढ़ते थे तो उसके बारे में ज्ञान होता था और क्रांतिकारी जो है अपने आप में क्रांतिकारी जो है उपजता था, ठीक है। तो उसी में से एक काल है कि काल का संपादन किसने किया है, तो परांजपे ने। किसने किया है, परांजपे। किसने किया है, परांजपे ने। काल का प्रतिपादन किसने किया है, परांजपे ने, है ना। युगांतर पत्रिका एक और निकलता था, युगांतर पत्रिका। तो युगांतर पत्रिका का प्रतिपादन किसने किया था, तो बरिंद्रनाथ घोष और भूपेंद्र दत्त मिल करके, ये दोनों मिल करके, है ना। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, है ना। किस पत्रिका का, तो युगांतर का। ये भी एक क्रांतिकारी पत्रिका था। परांजपे तो बता ही दिए, है ना, ये काल का संपादन थे। और बाल गंगाधर तिलक की अगर बात किया जाए तो इनका जो है मराठा और केसरी, है ना, मराठा और केसरी जो है प्रसिद्ध था, मराठा और
केसरी पत्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन की अगर बात किया जाए तो कैबिनेट मिशन में 3 गो सदस्य था। कै गो सदस्य था? 3 गो सदस्य था। और तीनों के तीनों कौन थे? तो ब्रिटिश था। तीनों के तीनों कौन था? ब्रिटिश था। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब जी? तो 24 मार्च 1946 को आया था। 24 मार्च 1946 को आया था। हमारे भारत में जो कैबिनेट मिशन आया था कब आया था? 1946 में, 1946 में। तीनों की अगर देखा जाए नाम तो क्या क्या थे नाम, है ना? क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे, और कौन थे? लॉरेंस थे, है ना? तो ये तीनों जो है क्या थे? इसका जो है कैबिनेट के अतिथि थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कौन कौन थे? तो एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों सदस्य थे किसका? तो कैबिनेट मिशन का। तो इन तीनों में से छांट लेना है कि कौन इसमें नहीं है। तो क्लेमेंट इटली बिल्कुल नहीं है। क्लेमेंट इटली की बात किया जाए तो ये उस समय के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, है ना? जिस समय साइमन का मिशन हमारा, कैबिनेट मिशन हमारा भारत आया था 24 मार्च 1946 को, तो उस समय ये क्या थे? क्लेमेंट इटली प्रधानमंत्री थे। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि जैसे स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? तो एक वाणिज्य विभाग के, है ना, अध्यक्ष थे। अलेक्जेंडर क्या थे? तो नौसेना के अध्यक्ष थे। लॉरेंस क्या थे? तो ये सचिव थे। और सबसे बड़ा पद जो है इन्हीं का था, पैट्रिक लॉरेंस का, जो कि सचिव के पद पर थे। ठीक है, तो इसका अगर ट्रिक देखा जाए तो काल हो जाएगा, KAL, काल। के से क्या हो जाएगा? स्टेफोर्ड क्रिप्स, है ना? ए से क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर, और एल से क्या हो जाएगा? लॉरेंस, है ना? तो काल, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो कभी भी अगर छापने को मिले इसे आसानी से आप छाप सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, असत्य मिलान का चयन करें। असत्य मतलब गलत मिलान का चयन करें। तो कह रहा है इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल सही है। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने ही किया था। वेद समाज, वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन, ये भी सही है। वेद समाज के संस्थापक कौन है? आचार्य केशव चंद्र सेन है। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की अगर बात करें तो देवेंद्र नाथ ठाकुर है, बिल्कुल सही है। तत्वबोधिनी के कौन है? देवेंद्र नाथ ठाकुर है। बालिका विद्यालय, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल गलत है ना? ये गलत है। बालिका विद्यालय की जो स्थापना किया था वो ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया था? लोक सेवा आयोग, जिसको यूपीएससी कहते हैं, जिससे IAS IPS हमारे देश में भर्ती होते हैं। तो कह किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन इस पर ली आयोग, है ना? कौन सा आयोग के सिफारिश से? तो ली आयोग की सिफारिश पे 1926 में, 1926 में यूपीएससी का गठन हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? डेकामेरॉन, तो डेकामेरॉन की अगर बात करें तो ये है बोकेसियो की, बोकेसियो, है ना? किसकी? डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है तो बोकेसियो, डोकामेरॉन, बोकेसियो, डोकामेरॉन, बोकेसियो। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध में कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो सबसे पहले जानिएगा तब ना कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल था, अधूरी में कौन कौन था। तो यहां पर प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात हो रही है तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक, 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। इसमें 2 राष्ट्र थे, एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था। तो मित्र राष्ट्र की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन शामिल था, है ना? महान महान शक्तियां था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, रूस था, फ्रांस था, जापान था, ये सब मित्र राष्ट्र के जो है सदस्य थे। इसमें नेतृत्व जो मित्र राष्ट्र के कर रहे थे ब्रिटेन कर रहे थे, जबकि धुरी राष्ट्र में अगर देखा जाए तो जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था, हंगरी था, इटली था, टर्की था
और इसका नेतृत्व जो कर रहे थे धुरी राष्ट्र जर्मनी कर रहे थे। तो इसमें से छाट लीजिए कि मित्र राष्ट्रों में कौन नहीं था, तो जर्मनी नहीं ना था जी, जर्मनी तो धुरी राष्ट्र का है ना। तो इस तरह से जो है याद रखना है। अगला, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब का निर्माता, तो ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है ना। विश्व ग्लोब का जो निर्माता है कौन है, तो मार्टिन बैहम है, मार्टिन बैहम है। और मानचित्र के निर्माता अगर पूछे तो एनर्जी मेंडल है। मानचित्र के कौन है? एनर्जी मेंडल है। अगला क्वेश्चन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का कौन नहीं जानता? टाइटन है। शनि का कौन है? टाइटन है। अगर ज्ञानीपीठ की बात करें तो ये बृहस्पति का है ना, बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटेनिया की अगर बात करें तो ये अरुण का उपग्रह है। टाइटेनिया किसका है? अरुण का उपग्रह है। और ये जो है ट्राइटन जो है वरुण का है ना। तो ये सब उपग्रह है, ठीक है, ये सब क्या है? उपग्रह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य पाया जाता है? तो देखिए इसमें 4 गो है, चारों को आप लोग को याद रखना है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो सिंधु और सतलज जो मिलता है उसे पंजाब हिमालय कहते हैं। सिंधु और सतलज पंजाब हिमालय। सतलज और काली अगर मिले तो कुमायूं हो जाएगा। सतलज और काली मिले तो कुमायूं हो जाएगा। सतलज और काली और तीस्ता मिले तो नेपाल हो जाएगा। काली और तीस्ता नेपाल हो जाएगा। और तीस्ता और दिहांग मिले तो असम हो जाएगा। तीस्ता और दिहांग मिले तो असम हो जाएगा। तो अगर इसका आंसर देखा जाए कि काली और तीस्ता पूछा है तो काली और तीस्ता किसका है? नेपाल हिमालय का, अर्थात आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो काली और तीस्ता किसका बीच है? नेपाल हिमालय का। तो हम जितने भी बोले हैं आप लोग नोट कीजिएगा इसको। सर निम्न में से कौन सी दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? मुंबई और पुणे के बीच में अवस्थित है। तो ये भोर घाट है। कौन घाट है? भोर घाट, जो मुंबई और पुणे के बीच में अवस्थित घाट है, भोर घाट। अगर थाल घाट की बात करें ए नंबर में, थाल घाट, तो थाल घाट जो है मुंबई और नासिक के बीच में है। मुंबई और नासिक के बीच में, मुंबई प्लस नासिक। पाल घाट की अगर बात करें, है ना, पाल घाट की अगर बात करें तो कोचीन से कोयम्बटूर हो जाएगा। और सेनकोटा की अगर बात करें तो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। किसको? तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। इस तरह से आंसर आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको भोरगा, बाकी सभी आपको नोट करके याद करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो भारत के सबसे दक्षिण बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। उत्तरी बिंदु पूछे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। पश्चिमी अगर पूछे तो शर्करीक हो जाएगा। पूर्वी पूछे तो किबुथु हो जाएगा, है ना, पूर्वी किबुथु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है? शेषनाग झील से होता है। तो झेलम का किसका होता है? झेलम का। कह रहा है किस नदी का उद्गम, मतलब निकलने वाला जो पॉइंट है वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होता है, तो झेलम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो ऐसे तो लोग जानते हैं कि जहां ताल लगल है वो उत्तराखंड है, लेकिन नहीं, इसमें भी अपवाद है। इसमें भी क्या है? अपवाद है। तो कह रहा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। कौन? तो चंद्रताल नहीं है। चंद्रताल जो है आपका कहाँ है? तो एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा सूरजताल एक है ना, सूरजताल भी कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है ना। तो ये दोनों ताल जो है चंद्रताल और सूरजताल, ये चंद्रताल और सूरजताल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बाकी जितने भी ताल है सब उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के मौसम में चलने वाली आर्द्र हवाएं मतलब ठंडी हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो आम्र वर्षा जानते हैं केरल को, है ना। किस वर्ष आम्र वर्षा के रूप में जाना जाता है? गर्मी के जो मौसम में जो ठंडी हवाएं चलती है गर्मियों के मौसम में, तो उसको किस
राज्य में, है ना, आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं, तो केरल में। किसमें? केरल में। कहा? केरल में। उसी तरह से अगर ए नंबर ऑप्शन देखा पूर्वी भारत में, तो पूर्वी भारत में जो है नार्वेस्टर कहलाता है। कर्नाटक में अगर बात करें तो चेरी बलासम होता है, और बंगाल में अगर बात करें तो काल बैसाखी होता है। ठीक है, काल बैसाखी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? मसाला, तो मसाला उत्पादन की अगर बात करें तो बादामी क्रांति, है ना, बादामी जो क्रांति है वह किस क्रांति से संबंधित है? तो मसाला उत्पादन से, मसाला उत्पादन से संबंधित है बादामी क्रांति। और भी क्रांति है जैसे गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली से। झींगा मछली को गांव में कहते हैं इचना मछली, है ना, याद रखिएगा। खाकी क्रांति की अगर बात करें, खाकी क्रांति की तो चमड़ा से है ना, चमड़ा से, चमड़ा उद्योग से है। अमृत क्रांति की अगर बात करें तो नदी जोड़ो परियोजना से है, नदी जोड़ो परियोजना से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है ना, करा किस उद्योग को विकास उद्योग? तो मोटर गाड़ी उद्योग को। किस उद्योग को? मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो कौन है? लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। कहाँ है? नैरोबी में। अगला क्वेश्चन कौन जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो उत्पादक, है ना, कौन करता है? फर्टिलाइजेशन, उत्पादक। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? अगर संविधान सभा जब हुआ था तो उसके प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की अगर बात किया जाए तो इसमें टोटल 7 सदस्य थे। टोटल कितना सदस्य था? 7 सदस्य था। कभी कभी दे देता है कि इनमें से कौन नहीं थे, तो 7 सदस्य का मैं एक बार नाम लेना चाहूंगा। अध्यक्ष तो हो गए अंबेडकर जी, फिर थे दूसरी में के एम मुंशी थे, तीसरी में थे कृष्ण स्वामी अय्यर थे, गोपाला सोलंकी अय्यर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला था, एन माधव राव थे, टीटी कृष्णा मल्लाचारी थे, है ना। तो ये 7 सदस्य जो है ना, किसमें थे? प्रारूप समिति में थे। तो कभी कभी छाटने को दे देता है। प्रारूप समिति की अगर बात किया जाए तो इसकी जो स्थापना हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। और संचालन समिति को कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और संघीय के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय की अगर बात करें जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के, है ना, वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री की अगर बात करें तो सिराज गोपालाचार्य थे। कौन थे? सिराज गोपालाचार्य। अरुणा आसफ अली रेल मंत्री थे, है ना। करा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? सिराज गोपालाचारी। और आसफ अली थे रेल मंत्री। जगजीवन राम की अगर बात किया जाए तो जगजीवन राम जो है श्रम मंत्री थे। कौन थे? श्रम मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करी जाए तो ये थे आपको खाद्य एवं कृषि मंत्री, है ना, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्तियां संबंधी प्रक्रिया कहां से लिया गया था? कनाडा से। कहां से लिया गया है? कनाडा से। जर्मनी से अगर बात किया जाए तो आपातकाल लिया गया है, या तो फिर आपातकाल के समय जो मूल अधिकार निलंबित हो जाता है वो भी लिया गया है जर्मनी से। आयरलैंड की अगर बात करें तो नीति निरक्षरता तो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान का संशोधन लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो छठी अनुसूची में वैसे 4 राज्य हैं जिसमें एससी एसटी आदिवासी समुदाय के लोगों को प्रशासनिक चलाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति महोदय को है। तो वो 4 राज्य इनमें से कौन है? तो उसका ट्रिक होता है एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर। ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। इसके अलावा कौन है? मणिपुर। तो मणिपुर नहीं होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का गठन वर्ष 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? मतलब 3 गो में हुआ 1987 में, एगो के नहीं हुआ है, तो कौन है इसको पकड़ना है। तो मेघालय है। मेघालय की स्थापना की अगर बात करें तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में, 1972 में। बाकी सभी का स्थापना 1987 में हुआ था, 1987 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिक के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? अरे किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? मतलब माता जिस मूल के है उसका बेटा बेटी भी उसी मूल के होगा। तो ऐसा किस अधिनियम में पारित किया गया है ये बताना। तो 1992 में लाना, 1992 में, 1992। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? कुटीर उद्योग मतलब छोटा छोटा उद्योग, जैसे पत्तल बनाना, गिलास बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये सब क्या है? कुटीर उद्योग है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये अनुच्छेद 43 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 47 की अगर बात किया जाए तब पोषण स्तर को उच्च रखना, पोषण स्तर को उच्च रखना ये सरकार का क्या है? दायित्व है कि अपने जनता को जो है ध्यान रखे पोषक तत्वों पर, उसकी गुणवत्ता पर, उसकी क्वालिटी पर। 947 में। अगर 48 की अगर बात किया जाए तो कृषि और पशुपालन संबंधित है, कृषि और पशुपालन से संबंधित है। और 51 की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं समृद्धि को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को एवं समृद्धि को बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन है? ये आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर इनकी बात किया जाए उपराष्ट्रपति कार्यकाल की तो सबसे पहले 1952 से 57 के बीच में रहे थे, 52 से 57, क्योंकि पहला राष्ट्रपति जो है यही है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर 57 से लेकर 62 तक भी यही रहे। तो 52 से 57 और 57 से 62 और फिर 62 से जो 67 रहे वो राष्ट्रपति का कार्यकाल में रहे थे। 62 से मतलब 1962 से 67 के बीच में जो रहे थे वो राष्ट्रपति, अर्थात बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट है। किस संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? लोकसभा में और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय मतलब आंग्ल मतलब अंग्रेज लोग, और भारतीय मतलब जो अंग्रेज लोग भारत में हैं, तो उसको जो है लोकसभा और विधानसभा में जो है सीटों में जो है कुछ स्थान दिया गया था। ठीक है, तो उसको अब क्या किया गया है? उसको हटा दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। तो वही पूछ रहा है कि कैमा संविधान संशोधन के तहत इसको हटाया गया है? तो इसको हटाया गया आपको 104वां संविधान संशोधन के तहत, 104वां। अगर लोकसभा में बात की जाए आंग्ल भारतीय को लोकसभा में 331 है ना, अनुच्छेद 331 जो था उसके तहत जो है लोकसभा में दो आंग्ल भारतीयों को जो है चुनने का अधिकार था। कितने? 2। और अगर विधानसभा की बात करें तो 333 अनुच्छेद के तहत, 331 में लोकसभा और 333 में विधानसभा, तो 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय को चुनने का अधिकार था ये विधानसभा में। लेकिन दोनों को 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे क्या किया गया? हटा दिया गया। अगर बात किया जाए 101वां संविधान का, 101वां क्या है? जीएसटी है ना, जीएसटी से संबंधित है ना। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स होता है। 102वां की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था 102वां में। और 103वां अगर देखा जाए तो इसमें जो है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर क्लासेज, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिला इसी 103वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन अदिश राशि है?
सदिश राशि किसको कहते हैं? जिसका दिशा और परिमाण होता है, और जिसका दिशा नहीं होता वो अदिश राशि होता है। तो कह रहा कौन अदिश राशि है? इसमें से अदिश राशि कौन है जी? तो विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण नहीं होता है, दिशा तो होता है लेकिन परिमाण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक मतलब बल का सूत्र, जो सूत्र होता है F बराबर ma, F बराबर ma मतलब फोर्स बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो ये द्वितीय होता है। आप सभी को पता होगा कि न्यूटन महोदय ने 3 को नियम दिया था, पहला, द्वितीय और तृतीय। पहला में क्या दिया था? तो बल की परिभाषा दिया था। पहला में क्या दिया था? बल की परिभाषा दिया था। इसी पहला नियम को गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। इस पहला नियम को क्या कहते हैं? गैलीलियो के नियम भी कहते हैं। दूसरा में जो है बल का व्यंजक दिया। तीसरा में दिया प्रतिक्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। अगर आप किसी को गोली मार रहे हैं तो आपको भी झटका हल्का सा लगेगा। नाव खेप रहे हैं, है ना, तो नाव को जो पीछे की ओर ढकेलते हैं तब नाव आगे की ओर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका 3 नियम था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शक्ति के मात्रक नहीं है? तो शक्ति का मात्रक नहीं है आपको WH। कर जल का महत्तम घनत्व तो किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन यहां गड़बड़ दिया है, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट दे दिया है, तो फ़ारेनहाइट पर नहीं जाना है। अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर चेंज कीजिएगा तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको, सॉरी, फ़ारेनहाइट पर चेंज कीजिएगा तो 39.2 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 39.2 फ़ारेनहाइट। अगर इसका फार्मूला बताना चाहेंगे तो आप लोग नोट कीजिएगा, C/5 इजकल टू F - 32/9 बराबर R/4 इजकल टू K - 273/5। इसका फार्मूला होता है, आप जिसको जैसे निकालना है निकाल लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है आपको गामा किरणें है। कौन है? गामा किरणें। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनाइएगा? बना दिए, वक्रता केंद्र पर बनेगा। कर जहां रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे ढोलक बजाना हो, एक बार कहीं डम, फिर रुक गया विद्युत धारा, है ना, फिर दूसरा बार करेंगे डम, तो ऐसे में किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लेक्लांसे सेल का। किसका प्रयोग का? लेक्लांसे सेल का। अगला क्वेश्चन, कर जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं उसका क्या गुण होना चाहिए? तो निम्न गलनांक होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। उच्च प्रतिरोध मतलब जल्दी से जो इसको गर्म करेगा, और निम्न गलनांक मतलब जल्दी से गल जाएगा, है ना। ज्यादा गलनांक उच्च रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर जो है लाइन जो है जहां जहां विस्फोट होना है विस्फोट हो ही जाएगा। तो फिर ऐसे में फ्यूज लगाने से क्या मतलब, है ना, ऐसा फ्यूज जिसमें निम्न गलनांक मतलब गलने की जो शक्ति हो उसमें ज्यादा से ज्यादा हो और उच्च प्रतिरोध भी हो। तो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है? तो धातु की अगर बात करें तो एल्युमिनियम हो जाएगा, तत्व की बात करते तो ऑक्सीजन हो जाता है, और ये तो सिलिकॉन, ये क्या है? अर्ध है, चालक है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब मतलब प्रेशर बढ़ने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति अगर पूछे तो एंडरसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंडरसन हो जाएगा। और इसमें एक और पूछता है, जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया? तो एंडरसन ने। उसी तरह से अगर पूछे कि प्रकाश की तरंग प्रकृति की खोज किसने किया था? तो हाइगेंस ने। अगर प्रकाश आ जाएगा तो हाइगेंस हो जाएगा, सॉरी एंडरसन नहीं होगा, इसका डी ब्रोगली होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की जो खोज किया था डी ब्रोगली ने। किसने किया था? डी ब्रोगली। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज डी ब्रोगली, जबकि प्रकाश की तरंग प्रकृति की खोज हाइगेंस ने। और एंडरसन जो है ये पॉजिट्रॉन की खोज किए थे। किसने किया था? एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था, है ना। पाउली नहीं, पाउली होगा, है ना। पाउली जो है न्यूक्लियनों की खोज किया था, न्यूक्लियनों।
आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी पूछता है क्वेश्चन कि कितने आवर्त हैं, तो टोटल आवर्त की बात करें तो 7 गो है। वर्ग कई गो है? तो 18 गो है। आवर्त कितना है? 7 गो। वर्ग कितना है? 18 गो। इसमें याद रखिएगा, वर्ग कितना है? 7 गो, सॉरी वर्ग कितना है? 18 गो। आवर्त कितना है? 7 गो। आवर्त सारणी के जनक किसको कहते हैं? तो मेंडलीव को। अगर उसी में आधुनिक लगा दे तो मोस्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोस्ले। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मात्र और मात्र एक है ना? एल्केन। क्या होता है? एल्केन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो कौन है? मीथेन। कौन है? मीथेन। अगला क्वेश्चन, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था? कोशिका के केंद्रक की खोज, तो कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया है? ये किया था आपको ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। एक संकरीय क्रॉस में F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या होता है? तो एक संकर में अगर पूछा जाए तो इसमें 3:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो क्लोरेला का। किसका? क्लोरेला का। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा का। पपीता का खाने योग्य भाग है पपीता, है ना? तो मध्य फल भित्ति। और किसका मध्य फल भित्ति है? तो आम का है ना? आम और पपीता का जो है खाने योग्य भाग जो है मध्य फल भित्ति है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है ना? किस उत्तक के द्वारा? तो ये आपको स्क्लेरेनकाइमा, है ना? किस पादप उत्तक द्वारा पौधे को दृढ़ता और मजबूती प्रदान किया जाता है? स्क्लेरेनकाइमा। किस वर्ग का जंतु समतापी होता है? किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? समतापी होते हैं। तो किस वर्ग के होते हैं? फ्लोएम, सॉरी पक्षी वर्ग के। किस वर्ग के? पक्षी वर्ग के जो है समतापी होते हैं। किस एंजाइम का श्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो अग्नाशय से नहीं होने वाला जो है वो कौन है? तो ये है आपको इरेप्सिन, है ना? इरेप्सिन। बाकी सभी जो है अग्नाशय से, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये सभी जो है अग्नाशय से उत्सर्जित होती है। लेकिन इरेप्सिन जो है, इरेप्सिन किससे होती है? तो छोटी आंत से। किससे होते हैं? छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो सेरेबलम का है। किसका है? सेरेबलम का। सेरेबलम, जिसे दारू उरू पी लेते हैं तो देखते हैं घूमने लगता है, तो उसको संतुलन बनाने का कार्य जो करता है सेरेबलम। जबकि सेरेबलम जो है मस्तिष्क के बुद्धि, विवेक, सोचने की क्षमता, ये सब का कार्य है ना? और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना की अगर बात करें तो इसका काम है देखना और सुनना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और मेडुला ऑब्लेंटा तो बार बार पूछता है, उल्टी का नियंत्रण करता है ना? उल्टी नियंत्रण। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 5वीं, है ना? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी हटाओ। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना की अगर बात किया जाए तो 1951 से शुरू हुआ था और 56 तक चला था पहला वाला। 51 से 56, फिर 56 से 61, 61 से 66, फिर 66 से 69 अस्थिर रहा, मतलब अवकाश रहा। फिर 69 से 74 चला, है ना? तो इस तरह से पंचवर्षीय योजना चला। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन, तो इसका जो गठन किया गया था 1938 में। कब किया गया था? 1938 में। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मानी जाती है और इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को। तो इसका जो समिति था हिल्टन यंग
समिति, है ना, हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुआ था। हिल्टन यंग आयोग। कौन प्रत्यक्ष कर है, मतलब डायरेक्ट टैक्स है, तो प्रत्यक्ष कर की अगर बात करें तो हो जाएगा संपत्ति कर। संपत्ति कर। अगला क्वेश्चन, किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाले से है, तो प्रतिभूति घोटाले से है, आपको किस समिति का जो है संबंध है। तो ये हो जाएगा आपको जानकी रमन समिति। जानकी रमन समिति। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है आपको रस खान। प्रेम वाटिका के रस खान। प्रेम वाटिका के रस खान। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। परमाणु, तो इसका कहाँ हो जाएगा, वियना में। अगला क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला भारतीय कौन है। रमन मैग्सेसे, तो ये कौन भारतीय हैं, आपको आचार्य विनोबा भावे हैं। आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है। यूनाइटेड किंगडम का, तो यूनाइटेड किंगडम की बात की जाए तो कौन है, रॉबिन रेडबॉस्ट। विश्व एड्स दिवस की तिथि को मनाए जाते हैं, तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, भाभा, है ना, भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ था, ट्राम्बे में। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट कहलाता है, तो महाप्रयाण घाट आपको राजेंद्र प्रसाद जी का। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, विश्वनाथन आनंद को। किस खिलाड़ी को लाइटनिंग किंग के उपनाम से जाना जाता है, विश्वनाथन आनंद को। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है, तो विलिंगटन। कहाँ है, विलिंगटन में। विलिंगटन। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया था, तो ऑपरेशन दोस्त। क्या था, ऑपरेशन दोस्त ही था ना, बिल्कुल सही है, ऑपरेशन दोस्त। हाल ही में T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है, तो कौन बन गई है, दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है, ये आपको लातूर महाराष्ट्र में। लातूर के महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास जस्ट लीग 2023 का आयोजन किया गया है, तो ये उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है, उत्तराखंड में। 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश क्या होगा, तो इसका जो थीम होगा आपको भारत। 2 क्रमागत, है ना, तो ये मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इसमें लगभग से 75 से 80% जो है क्वेश्चन जीके एंड जीएस का रहता है। बाकी 20 क्वेश्चन जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये तीनों मिलाकर के रहते हैं। ठीक है, तो आप इसे, मुझे जितना डिस्कशन करना था मैं कर चुका हूँ। आप इसे एक बार वीडियो देख करके अच्छे से कॉपी पेन में नोट कीजिए और इसे देखिए और एक बार खुद से सेट लगाइए। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी बनाइए और कितना नंबर आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, तब आपको पता चलेगा कि नहीं मुझे और कितनी तैयारी में लगने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्कशन जी बिल्कुल एकदम ज्ञान बिंदु सर जिस तरह से कराते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको टोटल फैक्ट आपको यूट्यूब पर हम उपलब्ध करा दें। ठीक है, और हमारे स्तर से भी जो भी होगा वो भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो प्यार बरसाइए थोड़ा सा हमारे चैनल पर ताकि हमारा मनोबल बरकरार रहे। तो 20 क्वेश्चन जो बचा हुआ है आप लोग इसे बनाइएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश का बचा हुआ होगा, है ना, तो इसे बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसका आंसर जो है नीचे दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं, है ना, तो आप लोग सेट बनाइए और उपलब्धि भी देखिए कितना लड़का को जो है यहाँ से हुआ है, आइए मिले, ये सभी का जो है बिहार पुलिस में सिलेक्शन मिला है। तो आप लोग को भी अगर सिलेक्शन पाना है तो इसी तरह का जो है कंटेंट पर ध्यान दीजिए
और पढ़िए, इतना पढ़िए मन लगा के कि डिप्रेशन में नहीं आना है, पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में नहीं आना है। अगर कभी रुष्ट हो जाए मन कि अब मन नहीं कर रहा है, तो कुछ जा करके दुकान से खा पी लेना है, या फिर कुछ जो इच्छा करे और कर लेना है। उसके बाद फिर मूड फ्रेश कर करके फिर आके पढ़ाई करना है। मतलब सिर्फ पढ़ने और पर ध्यान देना है, ठीक है। और हल्का फुल्का अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हल्का सा मार्केट घूम लीजिए, मूड फ्रेश हो जाएगा, है ना। कभी कभी सिनेमा भी देख लीजिए, क्योंकि किताबी नॉलेज से के साथ साथ बाहरी नॉलेज भी होना विद्यार्थी को अति आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन बाहरी नॉलेज से भी पूछा जाता है। इसलिए दिमाग को ऐसा रखना है जिसमें कि चौतरफा विकास हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।